नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? सुवर्ण रेखा आम, बंगनपल्ली आम, घोरवड़ चीकू। विकल्प है केवल दो, एक, दो और तीन, केवल एक और तीन की केवल दो और तीन। तो भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में तीनों के तीनों विकल्प आपके सही हैं और उत्तर हो जाएगा आपका बी, एक, दो और तीन। इन चित्रों में आप इनको देख सकते हैं। आज के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के तहत यह सूचना प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश की सुवर्ण रेखा और बंगनपल्ली आम की किस्मों को भौगोलिक संकेतक टैग का दर्जा दिया गया है और आम की इन किस्मों का दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया गया है और इससे प्रभावित होकर महाराष्ट्र के घोलवड़ चीकू को भी यूके भेजे जाने की पहल की जा रही है। जब हम बात करते हैं भौगोलिक संकेतक यानी जीआई की, तो यह है एक ऐसा कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद है जो कि हस्तशिल्प या औद्योगिक सामान हो सकता है, जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। आमतौर पर भौगोलिक संकेतक नाम से गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन मिलता है, जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भौगोलिक स्थान विशेष में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक, कृषि या निर्मित उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जा सकता है और एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिए जाने के बाद उसको कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए उसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है और यह ग्राहकों को भी उस उत्पाद विशेष की प्रामाणिकता के संदर्भ में एक सुविधा प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि भौगोलिक संकेतक को कानून के द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण आदि के द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है और उसका नाम भौगोलिक संकेतक के रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता है। भौगोलिक संकेतक का यह पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है और इसे समय समय पर 10-10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विनियमन और नियंत्रण किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा भौगोलिक संकेतक को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स के अधीन भी संरक्षित किया गया है, जिसे हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के रूप में जाना जाता है, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशासित होता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ और इसके माध्यम से 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्देश प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एकमात्र ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। विकल्प है केवल एक, केवल दो और तीन, इनमें से कोई नहीं, केवल दो। तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में पहला कथन हमारा गलत है, हालांकि बाकी दोनों सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो और तीन। आज के द हिंदू अखबार में राष्ट्रपति शासन की खबर को संदर्भित किया गया है, जिसमें न्यायालय में कई लोगों ने याचिका के माध्यम से इस बात की मांग की है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंसा की स्थितियां देखी जा रही हैं, उसके चलते वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने व देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। तकनीकी रूप में इसे राज्य आपातकाल
या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस प्रावधान के लागू होने के बाद कोई मंत्रिपरिषद नहीं रहती और राज्य केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाता है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य की कार्यवाही को जारी रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए और यह अनुमोदन किसी भी सदन में साधारण बहुमत से होता है, अर्थात सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। प्रारंभ में यह 6 महीने के लिए वैध होता है, जिसे संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्य 5 साल या 70 साल की उम्र तक पद को धारण करते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। केवल 1, केवल 2, दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो गलत के संदर्भ में पहला कथन तो आपका सही है, हालांकि दूसरा कथन गलत है, जिसमें 5 साल के स्थान पर 3 साल है और इस आधार पे हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। आज के द हिंदू में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें कोरोना काल में संविदा कर्मी डॉक्टरों की सुरक्षा किए जाने के संदर्भ में NHRC द्वारा राज्यों आदि को नोटिस जारी किया गया है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो यह है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्माण का भी प्रावधान है। यदि हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। उन्हें 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। वे 3 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं, जो भी इनमें से पहले हो, और राष्ट्रपति उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में पद से हटा भी सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 के मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों उन्हें भी पात्र बनाया गया था, जबकि इससे पहले अध्यक्ष के रूप में केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही पात्र हो सकते थे। साथ ही साथ 2019 के संशोधन के द्वारा आयोग के सदस्यों को भी 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया, जिसमें एक महिला का भी प्रावधान किया गया और इसके अलावा इसमें पदेन सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। साथ ही साथ आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को भी 5 से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया और उनको पुनर्नियुक्ति का भी पात्र माना गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? CBI गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी CBI के दायरे में आ गए। विकल्प है केवल 1, केवल 2, दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में पहला विकल्प तो सही नहीं है, हालांकि दूसरा विकल्प सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। आज के द हिंदू अखबार में CBI को भी संदर्भित किया गया है। जब हम बात करते हैं CBI तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो कहा जाता है। यह भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो कार्मिक, लोक शिकायत और
पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में संचालन करती है। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक या डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से सीबीआई 1941 में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली भारत की पहली एजेंसी के रूप में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता से 6 साल पहले स्थापित की गई थी। 1946 में इसे गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट के अधीन लाया गया और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया। यह पुलिस बल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई तब बना जब गृह मंत्रालय, जो घरेलू सुरक्षा का प्रभारी है, उसके द्वारा 1963 में इसकी शक्तियों का विस्तार किया गया और इसका नाम बदलकर सीबीआई रख दिया गया था। अब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व वर्ष के प्रश्न को देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में दोनों ही कथन हमारे सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों। इन लिंगायतों में 12वीं शताब्दी के बसव अथवा महात्मा बसवेश्वर का नाम महत्वपूर्ण है, जो एक महत्वपूर्ण राजनेता, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन में लिंगायत संत के रूप में जाने जाते हैं। यह मुख्य रूप से कल्याणी के चालुक्य और कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान एक हिंदू शैव समाज सुधारक के रूप में सामने आए। कर्नाटक के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम चर्चा कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में। उल्लेखनीय है कि आज द हिंदू में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में सूचना प्रकाशित हुई है, जिसमें यूनेस्को की संभावित सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में भारत के 6 विरासत स्थलों को शामिल किया गया है और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय प्रहलाद पटेल के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट को भी शामिल किया गया है। भारत के पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल की सूची में 9 स्थानों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें अंतिम रूप से 6 को अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में स्थान मिला है। इसमें मध्य प्रदेश के 2 स्थलों के अलावा बनारस, उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के घाट, महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल पुड़ा पाषाण साइट कर्नाटक और कांचीपुर के मंदिर को भी शामिल किया गया है। इन प्रस्तावों को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत के स्थलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। उल्लेखनीय है कि ये प्रस्ताव 1 साल तक टेंटेटिव लिस्ट में रहेंगे, जिसके बाद सरकार ये तय करेगी कि उनमें से किसे यूनेस्को की अंतिम सूची में स्थान बनाने के लिए डॉजियर के रूप में भेजा जाना है, क्योंकि ऑपरेशन गाइडलाइंस 2019 के अनुसार अंतिम नामांकन डॉजियर के लिए विचार करने से पहले किसी भी स्मारक या साइट को टेंटेटिव लिस्ट में रखना अनिवार्य होता है और नियमों के अनुसार टेंटेटिव लिस्ट में होने के 1 साल बाद ही कोई देश अंतिम सूची के लिए अपना नामांकन डॉजियर शामिल कर सकता है। भारत के विश्व विरासत स्थलों को आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। वर्तमान में भारत के पास कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं। इसके अलावा अब भारत में टेंटेटिव लिस्ट के तहत सूचीबद्ध 48 साइट हो गई हैं, जो विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक शर्त है। इस मानचित्र में आप विविध प्रकार के विश्व विरासत स्थलों को देख सकते हैं, जिसमें आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम, सूर्य मंदिर, कोणार्क, काजीरंगा, केवलादेव, मानस, गोवा के चर्च आदि महत्वपूर्ण हैं। जब हम बात करते हैं विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो एक विश्व विरासत स्थल को एक प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र या संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है,
जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है और एक ऐसा स्थान है जिसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इन स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाता है। यूनेस्को का मानना है कि विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत स्थल मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं और वे सांस्कृतिक और भौतिक महत्व को भी रखते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व विरासत स्थल की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा बनाए रखा जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित है। यह समिति 21 यूनेस्को सदस्य राज्यों से मिलकर बनती है, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यह भी आपको जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विश्व धरोहर स्थल उस राज्य के कानूनी क्षेत्र का हिस्सा बना रहता है जिसमें वह साइट स्थित है और यूनेस्को इस प्रत्येक साइट को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में इसे मानता है। किसी भी स्थल को इस संदर्भ में चुने जाने के लिए पहले से ही वर्गीकृत एक लैंडमार्क होना चाहिए, यानी वह एक विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाला स्थल होना चाहिए अथवा वह भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से पहचाने जाने वाले स्थान के रूप में अद्वितीय भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी राज्य में इस प्रकार के स्थल वैश्विक पहचान को बढ़ावा देते हैं, यही कारण है कि राज्यों के द्वारा इस प्रकार के स्थल की सूची में स्थान बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाते हैं और भारत इस रूप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास 38 इस प्रकार के ऐसे स्थल हैं। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रारंभ की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।